हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आज से हम एक नया चैप्टर पढ़ने की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि है ट्रांसफॉर्मर। तो आज का ये वीडियो ट्रांसफॉर्मर पे इंट्रोडक्टरी रहने वाला है और ये वीडियो की जो पीडीएफ नोट्स की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दी है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर देना। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा कि ट्रांसफॉर्मर आखिर होता क्या है। तो ट्रांसफॉर्मर जो है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है। वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है यानी क्या कि वोल्टेज को इंक्रीज करता है या फिर वोल्टेज को डिक्रीज करता है, इसको हम ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। तो वही बात बोर्ड पे लिखी है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म्स द वोल्टेज यानी कि इंक्रीज करेगा वोल्टेज को या फिर डिक्रीज करेगा वोल्टेज को। अगर ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है यानी कि लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज पे ले जा रहा है, वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है, स्टेप अप कर रहा है, तो ऐसे ट्रांसफॉर्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोल देंगे। और अगर कोई ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को डिक्रीज कर रहा है यानी कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है, स्टेप डाउन कर रहा है, तो ऐसे ट्रांसफॉर्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बोल देंगे। तो सिंपल सी बात समझ में आ गई हमें। अब ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये कहाँ पे लगाए जाते हैं। अगर हम बात करें लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज कर रहा है यानी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो है वो पावर स्टेशन के पास लगाए गए होते हैं, क्योंकि पावर स्टेशन में से जो भी वोल्टेज आता है उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना जरूरी है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना जरूरी है, तभी जाके तो ऐसा हाई पोटेंशियल डिफरेंस वाला, हाई वोल्टेज डिफरेंस वाला करंट हमारे घर तक आ पाएगा, यानी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा। अगर यहाँ जो हमारे पावर स्टेशन है वहां पे हमने अगर ट्रांसफॉर्मर से वोल्टेज बढ़ाया नहीं यानी पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस बढ़ाया नहीं, तो करंट जो है वो हमारे घर तक इतनी दूरी ट्रैवल नहीं कर पाएगा। इसलिए जो हमारे पावर स्टेशन है उसके बाहर हाई वोल्टेज करा जाता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से, जिससे करके करंट हमारे घर तक आ पाए। उसी तरीके से अगर हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो है वो हमारे सोसाइटी के अंदर लगाए गए होते हैं या फिर घर के बाहर भी हमें देखने को मिल जाते हैं। वो ट्रांसफॉर्मर क्या करते हैं कि जो हमारा पावर स्टेशन है वहां से कैसा वोल्टेज आ रहा है, हाई वोल्टेज आ रहा है। ऐसा हाई वोल्टेज सीधा अगर हमारे घर में आएगा तो क्या होगा, जितने भी अप्लायंसेस है सब बिगड़ जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी ये हाई वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हमारे घर में लो वोल्टेज का पावर आएगा, जिससे करके हमारे अप्लायंसेस अच्छे से चल पाएंगे। सो आई होप ये जो ट्रांसफॉर्मर का इंट्रोडक्शन था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वोल्टेज को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। अगर वोल्टेज को इंक्रीज किया तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहाँ पे लगाया जाता है, पावर स्टेशन पे, क्यों समझ लिया। अगर वो वोल्टेज को डिक्रीज करता है तो उसे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। कहाँ लगाया जाता है, हमारे घरों के बाहर या फिर सोसाइटी में। अब ट्रांसफॉर्मर जो है वो कैसे वोल्टेज को अप करता है, कैसे वोल्टेज को डाउन करता है, क्या है उसका कंस्ट्रक्शन, ये सारी बातें करेंगे। तो इसके कंस्ट्रक्शन पहले देख लेते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर में ये जो येलो कलर से बना के रखा है, ऐसा एक इसके पास सॉफ्ट आयरन कोर होता है। इसे क्या बोलते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर, जो येलो कलर का थिक बना के रखा है। ये सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो फेरोमैग्नेट से बनाया गया होता है। ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ये किससे बनाया गया होता है, फेरोमैग्नेट से बनाया गया होता है। एक मटेरियल का नाम है जिसे फेरोमैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी एक साइड पे कॉपर की ऐसी वाइंडिंग होती है या फिर बोल लो कॉपर की कॉइल होती है। ठीक है, ये कॉपर की कॉइल को हम बोल देंगे प्राइमरी कॉइल या प्राइमरी वाइंडिंग, यानी एक साइड प्राइमरी कॉइल या प्राइमरी वाइंडिंग होती है। ठीक है, और ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है उसको हम एनपी बोल देंगे। एनपी यानी नंबर ऑफ टर्न ऑन प्राइमरी साइड, या प्राइमरी कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न है ऐसा बोल देंगे। अब ये जो प्राइमरी कॉइल है वहां पे हम वोल्टेज इनपुट करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट देते हैं, यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट देते हैं। उसका जो वोल्टेज होगा वो ईपी के बराबर होगा, या उसका ईएमएफ जो होगा वो ईपी के बराबर होगा। हम वीपी भी लिख सकते हैं, नोटेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने अल्टरनेटिंग करंट दिया। अल्टरनेटिंग करंट यानी कैसा करंट जो समय के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज करता हो, साइनोसॉइडली। यानी कि यहाँ पे हम अगर चेंजिंग करंट देते हैं,
चेंजिंग करंट दिया, तो चेंजिंग करंट देने पर क्या होगा, करंट सबसे पहले क्या बनाता है, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। यानी ये इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो गई है, और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड देके रखी है, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो क्या होगा, हमने एक इक्वेशन पढ़ा था लोअर स्टैंडर्ड्स में, फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, ठीक है। यहाँ पे बी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ये कॉइल के साथ, अगर बी चेंज हुआ तो फ्लक्स भी चेंज होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये जो कॉइल है उसका फ्लक्स मान के चलते हैं फाई, प्राइमरी साइड है तो फाई पी, यानी यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है, और अगर फ्लक्स चेंज हुआ ये कॉइल के साथ, यानी ये कॉइल जो है वो चेंजिंग फ्लक्स के साथ लिंक हो गई, तो फैराडे लॉ के हिसाब से क्या होगा, इसमें से करंट इंड्यूस होगा या ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो इसमें से करंट इंड्यूस्ड आईपी बनना शुरू हो गया है, आईपी यानी करंट इन प्राइमरी साइड, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई हमें, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे हमने एक दूसरी कॉइल बना के रखी है, दूसरी वाइंडिंग बना के रखी है, ये वाइंडिंग को हम बोल देंगे सेकेंडरी वाइंडिंग या सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। ये सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को हम एनएस बोल देंगे, एन सफिक्स एस, यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी साइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो हमारा चेंजिंग फ्लक्स है, यानी चेंजिंग फ्लक्स यानी क्या याद हो तो, फ्लक्स यानी क्या याद हो तो, ऐसा एक हमने सरफेस लिया जिसका एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, यहां से हमने दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करवाई, तो इसका फ्लक्स क्या हो गया, फ्लक्स हो गया 2, यानी फ्लक्स यानी क्या, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो यहाँ पे भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड की लाइन पास होगी, यहाँ पे कुछ फ्लक्स 2 के बराबर होगा, ये चेंजिंग फ्लक्स है, चेंजिंग क्यों है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। ये फ्लक्स कहाँ पे लिंक होगा, ऐसा चेंजिंग फ्लक्स, ये सेकेंडरी साइड भी तो लिंक होगा, यहाँ पे भी तो फ्लक्स जाएगा, यानी सेकेंडरी साइड पे फ्लक्स लिंक हुआ, हम मान के चलते हैं फाई एस, ठीक है। और ये कैसा है, चेंजिंग है, यानी सेकेंडरी कॉइल किसके साथ लिंक हो गई, चेंजिंग फ्लक्स के साथ लिंक हो गई, और जब भी कॉइल के साथ फ्लक्स चेंज होता है तब क्या होता है, ये कॉइल में से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है या करंट इंड्यूस्ड होता है। तो यहाँ पे सेकेंडरी साइड पे कितना करंट बनना चालू हो गया, भले ही दोनों के बीच में गैप है, लेकिन चेंजिंग फ्लक्स लिंक हो गया है इसके साथ, ये जो हमारा आयन कोर है उसके थ्रू चेंजिंग फ्लक्स लिंक हो गया है, तो यहाँ पे कितना करंट इंड्यूस हुआ, आई एस जितना करंट इंड्यूस हुआ सेकेंडरी साइड पे, ठीक है। और कितना ईएमएफ हमें मिलेगा, वोल्टेज हमें मिलेगा ई एस जितना वोल्टेज हमें मिलेगा, और ये फिनोमिना को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से जो वोल्टेज है वो प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड पे जाता है, क्यों जाता है, क्योंकि सेकेंडरी साइड पे फ्लक्स जो है वो चेंजिंग फ्लक्स जो है वो लिंक कर जाता है, और चेंजिंग फ्लक्स अगर लिंक किया यानी चेंजिंग फ्लक्स मिला, तो फैराडेज लॉ के हिसाब से नया ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी वोल्टेज बनेगा और साथ में करंट बनेगा, वोल्टेज बना तो करंट तो बनने ही वाला है, लेकिन पहले वोल्टेज बनेगा फिर करंट बनेगा, ठीक है। अब ये जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो आखिर होता क्या है, तो म्यूचुअल इंडक्शन यानी क्या, कि जब भी दो कॉइल एक दूसरे के पास में रखी गई हो, एक दूसरे के पास में रखी गई हो, और एक कॉइल में से अगर हम चेंजिंग करंट देते हैं, जो कि अल्टरनेटिंग करंट है, चेंजिंग करंट देते हैं एक कॉइल को, तो दूसरी कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक है वो चेंज होता रहता है, यानी चेंजिंग फ्लक्स इसके साथ लिंक हो गया, चेंजिंग फ्लक्स इसके साथ लिंक हो गया, तो इसने एक ईएमएफ वोल्टेज बना दिया और करंट बना दिया, ये फिनोमिना को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो एग्जाम में कैसे लिखना है म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में, इफ टू कॉइल्स आर प्लेस्ड नियर टू ईच अदर, ठीक है, पास में रखा है, एंड इफ फ्रॉम वन कॉइल चेंजिंग करंट इज गिवन, चेंजिंग करंट एक कॉइल को हमने दिया यानी प्राइमरी को दिया, द फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकंड कॉइल विल चेंज, तो सेकेंडरी कॉइल में भी फ्लक्स चेंज होगा, और चेंज हुआ तो क्या हो गया, ईएमएफ बनेगा या फिर और करंट भी बन जाएगा, किसमें, सेकंड कॉइल में। सेकंड कॉइल कौन सा है हमारा, सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये ट्रांसफार्मर वर्क करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। चेंजिंग फ्लक्स लिंक कराने पर सेकेंडरी साइड हमें कुछ करंट मिलेगा, ठीक है, बात इतनी समझ में आ गई। अब फैराडे लॉ के हिसाब से
इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, यानी वोल्टेज कितना बनेगा, यहां से यहां तक चला गया, वोल्टेज कितना बनेगा, कितना वोल्टेज आएगा। तो फैराडे लॉ ने एक इक्वेशन दिया था, फैराडे ने एक इक्वेशन दिया था, कौन सा, वोल्टेज ई या फिर ईएमएफ, ई इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी यानी क्या, डी फाई यानी क्या, चेंज इन फ्लक्स, डी टी यानी क्या, रेट ऑफ टाइम। जितने ज्यादा रेट से फ्लक्स चेंज होगा यहाँ पे, जितने ज्यादा रेट से फ्लक्स चेंज होगा यहाँ पे, उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। यानी डी फाई बाई डी टी अगर ज्यादा होगा, ज्यादा रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा है ये कॉइल पे, तो ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ज्यादा वोल्टेज आएगा। और ये माइनस साइन हमने क्यों लगा के रखा है, माइनस साइन हमने क्यों लगा के रखा है, माइनस साइन बताता है कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा या फिर करंट बनेगा वो अपोज करेगा ओरिजिनल करंट का। लेंस लॉ में हमने पढ़ा था, यहाँ पे डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, माइनस साइन ना लिखोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली वो बाद में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इतना क्या बनेगा, ईएमएफ बनेगा, वोल्टेज बनेगा डी फाई बाई डी टी जितना, ठीक है। अब ये जो फाई हमने लिया है, फाई ये हमने एक टर्न के लिए लिया है, ऐसे कितने टर्न है, नंबर ऑफ टर्न, एन नंबर ऑफ टर्न है, तो मल्टीप्लाई विथ एन कर देंगे। ये बना किसके लिए, एक टर्न की वजह से, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न एन है, तो एन टर्न की वजह से कितना बनेगा, तो एन डी फाई बाई डी टी हम लिख लेंगे। तो इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा, जहां पे ई जो है वो इंड्यूस ईएमएफ या वोल्टेज है, बना वो डी फाई बाई डी टी है, वो क्या है, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स है, और एन है नंबर ऑफ टर्न्स। सो आई होप थोड़ा और बेसिक क्लियर हो गया होगा ट्रांसफॉर्मर के बारे में। थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं, अब हम ट्रांसफॉर्मर के वोल्टेज और करंट के इक्वेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। कैसे स्टेप अप होगा, कैसे स्टेप डाउन होगा, ये वोल्टेज ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ, यानी कि एक कॉइल में से दूसरे कॉइल में कैसे गया म्यूचुअल इंडक्टेंस से, वो तो समझ में आ गया हमें, ठीक है। अब कैसे बढ़ाएंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे स्टेप अप करेंगे, कैसे स्टेप डाउन करेंगे, वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से वही फिगर बना के रखी है। यहाँ पे हमने क्या किया था, फाई पी, इसका जो फ्लक्स था फाई पी था, वही यहाँ पे लिंक होता था, चेंजिंग फ्लक्स लिंक होता था। तो यहाँ पे कितना हमने बोला था, फाई एस बोला था। अब यहाँ पे जितना फ्लक्स चेंज हो रहा है वो उतना ही फ्लक्स यहाँ पे चेंज हो रहा है, ऐसा मान के चल रहे हैं। आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं, कोई पावर लॉस है नहीं। तो फाई पी और फाई एस का वैल्यू कैसा होगा, सेम होगा। फाई पी और फाई एस का वैल्यू कैसा होगा, सेम होगा। तो दोनों का वैल्यू बराबर हमने फाई मान लिया, यानी फाई एस इज इक्वल्स टू फाई पी इज इक्वल्स टू फाई, यानी प्राइमरी साइड जो फ्लक्स लिंक है वही फ्लक्स लिंक सेकेंडरी साइड है, और वही फ्लक्स टोटल जो भी फ्लक्स है फाई पी फाई एस उसको हमने फाई बोल दिया, ठीक है। और इसकी वजह से चेंजिंग फ्लक्स की वजह से कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वोल्टेज कितना बन रहा है, इज इक्वल्स टू एन डी फाई बाई डी टी के बराबर। इतनी बात हमने कर ली, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइमरी साइड की। प्राइमरी साइड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो यहाँ पे इक्वेशन लिख के रखा है। प्राइमरी साइड यानी ईपी हमने लिख लिया, माइनस एनपी, यानी प्राइमरी साइड की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न, प्राइमरी साइड एनपी है, डी फाई बाई डी टी, तो ये हो गया डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे डी फाई पी भी लिख सकते हैं, अल्टीमेटली डी फाई पी किसके बराबर हो गया, फाई के बराबर होगा, तो डायरेक्टली डी फाई बाई डी टी लिख लिया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब सेकेंडरी साइड की बात करते हैं। सेकेंडरी साइड कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कॉइल में, तो यही इक्वेशन लगाएंगे। ई, तो यहाँ पे सेकेंडरी साइड पे ई एस माइनस एन एस, सेकेंडरी साइड पे नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, एन एस है, डी फाई एस बाई डी टी लिख सकते हैं। डी फाई एस किसके बराबर होगा, फाई के बराबर, तो डायरेक्टली हमने लिख लिया डी फाई बाई डी टी के बराबर। बस दो इक्वेशन आ गए हैं, 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे। 2 डिवाइड बाई 1 यानी ई एस बाई ई पी, ई एस बाई ई पी इज इक्वल्स टू, ई एस क्या है, ये पूरा वैल्यू, तो पूरा वैल्यू यहाँ पे लिख लिया, और ई पी क्या है, ये पूरा वैल्यू, तो पूरा वैल्यू यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी मर जाएगा, बचेगा क्या, एन एस बाई एन पी। तो ये इक्वेशन से हमें एक इंपॉर्टेंट चीज पता लगी। कौन सी इंपॉर्टेंट चीज, कि जो सेकेंडरी साइड ईएमएफ है, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, नंबर ऑफ टर्न्स के। यानी सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न जितना बढ़ाएंगे उतना ही सेकेंडरी साइड ईएमएफ बढ़ेगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। और प्राइमरी साइड ईएमएफ जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, नंबर ऑफ टर्न ऑन प्राइमरी साइड। यानी प्राइमरी साइड अगर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो ईएमएफ ज्यादा है, या फिर ऐसा बोल देंगे कि अगर प्राइमरी साइड ईएमएफ ज्यादा है तो नंबर ऑफ टर्न भी ज्यादा होंगे, या फिर सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो ईएमएफ भी ज्यादा होगा। ईएमएफ ज्यादा का मतलब क्या निकला, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है। ईएमएफ कम होने का मतलब क्या निकला, नंबर ऑफ टर्न भी कम है। यानी ईएमएफ जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ईएमएफ जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ईएमएफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, नंबर ऑफ टर्न्स की।
ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे तो ईएमएफ भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न घटाएंगे तो वोल्टेज भी कम हो जाएगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। या फिर वाइसा वर्सा यानी ईएमएफ ज्यादा है, इसका मतलब क्या निकला, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है। ठीक है, अब यही चीज को हम ट्रांसफॉर्मर से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यानी 20 से 40 वोल्ट ले जा रहा है, यानी कि जो हमारा लो वोल्टेज है उसको हाई कर रहा है। यानी कि यहाँ पे कैसा वोल्टेज है, लो है, यहाँ पे हाई वोल्टेज है। लो वोल्टेज कहाँ पे है, प्राइमरी साइड है 20 और सेकेंडरी साइड हाई वोल्टेज है। हम कैसे कर पाएंगे, लो वोल्टेज है इसका मतलब क्या निकला, लो वोल्टेज है इसका मतलब क्या निकला, नंबर ऑफ टर्न लो है। कहाँ पे नंबर ऑफ टर्न लो है, प्राइमरी साइड नंबर ऑफ टर्न लो है, लेस लिखा है, और वोल्टेज ज्यादा है, सेकेंडरी साइड ज्यादा वोल्टेज है, यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज है, ज्यादा वोल्टेज है, ज्यादा वोल्टेज है यानी नंबर ऑफ टर्न भी ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ टर्न भी यहाँ पे ज्यादा होंगे, तभी जाके तो ईएमएफ ज्यादा होगा, क्योंकि ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न है। यानी कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में अगर यहाँ पे हमारे पास 20 वोल्ट है और यहाँ पे स्टेप अप करना है 50 वोल्ट चाहिए, तो ये जो ईएमएफ है किसके प्रोपोर्शन में होता है, नंबर ऑफ टर्न्स के। तो सिंपली यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाया तो ईएमएफ बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। आई होप समझ में आ गया होगा। यानी कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स हम ज्यादा रख रहे हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज यहाँ पे कम आ रहा है, यानी कि वोल्टेज किसके प्रोपोर्शन में है, नंबर ऑफ टर्न के। वोल्टेज कम लाना है, हमें लाना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम कर देंगे। तो ये सारा खेल नंबर ऑफ टर्न्स का है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में। सो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने ये वाला इक्वेशन देखा, कौन सा, ईएमएफ जो है, वोल्टेज जो है वो नंबर ऑफ टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, यानी ES by EP इज इक्वल टू NS by NP हम बोल सकते हैं। ये अभी इक्वेशन हमने यहाँ पे डिराइव किया था, ठीक है। ES by EP इज इक्वल टू NP by NS by NP हम बोल सकते हैं। ये दो चीज हमने पढ़ ली, किसके लिए, पोटेंशियल के लिए हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे करंट के बारे में, ठीक है। करंट के बारे में पढ़ने के लिए हम किसका हेल्प लेंगे, पावर का हेल्प लेंगे। हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे जितना पावर हम दे रहे हैं उतना ही पावर यहाँ पे मिल रहा है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं, कोई भी लॉसेस कंसीडर कर नहीं रहे हैं। लॉसेस के लिए एक सेपरेट से वीडियो बना देंगे। तो जितना पावर इनपुट पे है उतना ही पावर आउटपुट पे है, जितना पावर प्राइमरी साइड है उतना ही पावर सेकेंडरी साइड है, ठीक है। तो वही लिखा है, पावर एट इनपुट इज इक्वल टू पावर एट आउटपुट। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है, या पावर P इज इक्वल टू E इंटू आई, EMF इंटू आई, ठीक है। तो इनपुट साइड पावर कैसे लिखेंगे, इनपुट साइड पे EMF कितना है, इनपुट साइड पे EMF EP है, करंट कितना है, IP है, तो EP इंटू IP, तो वही लिखा है EP इंटू IP। पावर एट आउटपुट, आउटपुट V इंटू आई, V कितना है ES, I कितना है IS, सो ES इंटू IS, ठीक है। यहां से हम ES बाई EP करें तो IP बाई IS आ जाएगा। इसका मतलब क्या निकला कि सेकेंडरी साइड वोल्टेज जो हमारा EMF वोल्टेज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेकेंडरी साइड करंट के बराबर होगा। यहां से देख सकते हैं प्राइमरी साइड जो वोल्टेज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइमरी साइड करंट के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे जो EMF है वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शन में होगा, EMF जो है वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शन में होगा। प्राइमरी की बात कर रहे हैं ना, सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, तो EMF जो है वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है, नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शन में होता है, लेकिन EMF किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन में होता है, करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शन में। यानी कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज ज्यादा है, यानी नंबर ऑफ टर्न भी ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न भी ज्यादा है, सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तभी तो स्टेप अप होगा, सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तभी तो स्टेप अप होगा, वोल्टेज ज्यादा है। लेकिन सेकेंडरी साइड वोल्टेज तो ज्यादा है लेकिन करंट कैसा हो गया, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शन है, EMF बढ़ा तो करंट घट गया, ठीक है। तो आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। इसको हम ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वापस से हमारे पास एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, 20 से 50 वोल्ट ले जा रहा है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, 20 से 50 वोल्ट ले जा रहा है। यानी कि यहाँ पे 20 वोल्ट है, यहाँ पे 50 वोल्ट है। यानी कि यहाँ पे EP कितना है 20 है और ES कितना है 50 है, यानी EP कम है ES ज्यादा है।
ईपी कम है इसका मतलब क्या निकला, ईपी कम है इसका मतलब क्या निकला, प्राइमरी साइड नंबर ऑफ टर्न कम है, यानी प्राइमरी साइड नंबर ऑफ टर्न कम है, सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तभी तो स्टेप अप हुआ, ईएमएफ बढ़ा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब ईपी कैसा है हमारा, कम है, यहाँ पे कम है ईएमएफ, यहाँ पे ईएमएफ कम है, तो प्राइमरी साइड करंट कैसा होगा, ग्रेटर, ज्यादा होगा, और सेकेंडरी साइड क्या है, ईएमएफ ज्यादा है, स्टेप अप कर रहा है, वोल्टेज बढ़ा, लेकिन करंट कैसा हो जाएगा, करंट घट जाएगा। क्यों, वोल्टेज यहाँ पे बढ़ाने पर करंट कम हो जाएगा, तो करंट कम हो जाएगा, यानी एक चीज को हमने बढ़ाया तो दूसरा चीज घटने वाला है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे अगर हम ई को बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा के, तो आई कम हो जाएगा, यानी एक बढ़ा तो दूसरा घटा, तभी जाके तो ये एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, पावर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सो आई होप ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक न्यूमेरिकल छोटा सा देख लेते हैं जिससे करके पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पर ईएमएफ बढ़ता है और कैसे ईएमएफ बढ़ने पर करंट कम हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ डायग्राम बना के रखा है जिसमें हमें प्राइमरी साइड पे ईपी का वैल्यू 220 वोल्ट रख के रखा है, प्राइमरी साइड पे करंट का वैल्यू 10 एम्पियर दिया हुआ है, प्राइमरी साइड नंबर ऑफ टर्न 100 के बराबर दिया है, सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न 200 के बराबर दिया है, और पूछा क्या है, सेकेंडरी साइड करंट का वैल्यू और पोटेंशियल का वैल्यू, पोटेंशियल का वैल्यू और करंट का वैल्यू, ये दोनों चीज हमें ढूंढनी है। कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ पे हमने एक इक्वेशन देखा था, कौन सा इक्वेशन, ईपी बाई एस इज इक्वल टू एनएस बाई एनपी, ये तो पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, और ईपी बाई ईएस बाई ईपी इज इक्वल्स टू आईपी बाई आईएस, इनवर्सली प्रोपोर्शन। ये दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन करते हैं तो ईएस बाई ईपी इज इक्वल टू एनएस बाई एनपी तो हम लिख पाएंगे, ईएस बाई ईपी इज इक्वल टू एनएस बाई एनपी तो हम लिख पाएंगे। अब ईएस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन है करंट के, तो ईएस इज इक्वल्स टू आईपी आएगा ना, ईएस इज इक्वल्स टू आईपी, और ईपी इज इक्वल्स टू आईएस, ईपी इक्वल्स टू आईएस, तो ये इक्वेशन हम बना पाएंगे। यानी कि यहाँ नंबर ऑफ टर्न के साथ एस एस लिख लो, क्यों एस एस लिख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ईएमएफ के, और करंट के साइड ऑपोजिट लिख लो, क्यों, करंट ईएमएफ के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो सेकेंडरी साइड है तो प्राइमरी साइड लिख लो, प्राइमरी साइड है तो सेकेंडरी साइड लिख लो, यानी ये ईएमएफ करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। तो ये वाला ही इक्वेशन यहाँ पे कंबाइन करके लिखा हुआ है, यहाँ पे कंबाइन करके लिखा हुआ है। सबसे पहले हम ईएमएफ ढूंढ लेते हैं, तो उसके लिए ये वाला इक्वेशन हम यूज कर लेंगे, बस इतना पार्ट, ईएस बाई पी इक्वल्स टू एनएस बाई एनपी, ईएस बाई पी इक्वल्स टू एनएस बाई एनपी। हमें क्या चाहिए, सेकेंडरी साइड का पोटेंशियल, तो सेकेंडरी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एनएस बाई एनपी इंटू ईपी। एनएस दे के रखा है 200, एनपी दे के रखा है 100, ईपी दे के रखा है 220, यानी यहाँ पे 220 है, तो सेकेंडरी साइड पोटेंशियल कितना मिलेगा, 400 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है, 400 वोल्ट, यानी ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। क्यों, क्योंकि 220 का कितना हो रहा है, सीधा 440 वोल्ट हो रहा है, 440 वोल्ट हो रहा है। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, 100 है, और यहाँ पे 200 है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर रहे हैं तो वोल्टेज भी डबल हो जाएगा। क्यों, ईएमएफ जो है, वोल्टेज जो है वो किसके प्रोपोर्शन में होता है, नंबर ऑफ टर्न्स के, ईएमएफ नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शन में होता है। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम करंट ढूंढ लेते हैं, ये वाला करंट सेकेंडरी साइड का करंट, तो उसके लिए हम ईएस बाई ईपी इज इक्वल्स टू आईपी बाई आईएस कर देंगे, ईएस बाई ईपी इज इक्वल्स टू आईपी बाई आईएस कर देंगे। सेकेंडरी साइड करंट ढूंढना है तो सेकेंडरी साइड को यहाँ ले गए तो आईपी ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ईपी बाई ईएस आ गया। आईपी देके रखा है 10, ईपी देके रखा है 220, ईएस ढूंढा हमने अभी 400। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 5 एम्पियर। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या देखने को मिला कि यहाँ पे 440 वोल्टेज तो बढ़ रहा है, कितना था, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे वोल्टेज डबल हो गया तो करंट हाफ हो जाएगा, करंट सेकेंडरी साइड कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ईएमएफ जो है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन में है, करंट के प्रोपोर्शन में। यानी ईएमएफ तो हमने 440 कर दिया, लेकिन जो करंट था 10 उसका डिक्रीज हो गया, 5 एम्पियर हो गया। सो आई होप ये पूरा इंट्रोडक्टरी वीडियो ट्रांसफार्मर का अच्छे समझ में आ गया होगा। पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड कर लेना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।